बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त और पाकिस्तान में इतवार की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले बात करते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर बनने के प्रोजेक्ट पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। ऐलान तो उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से कर दिया, अपना जहन जो था वो आप तक पहुंचा दिया। ये भी सबको बता दिया कि 10 साल तक वो यही हैं और इसके लिए उन्हें अल्लाह ने चुना है। ये भी उन्होंने दावा कर लिया कि जैसे जिन फरिश्तों ने अल्लाह से माफ़ी मांग ली थी उन्हें अल्लाह ने फरिश्ता ही रहने दिया था, और जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी उनको अल्लाह मियाँ ने शैतान बना दिया था। यही दावा वो खुदा न खास्ता तौबा नउज़बिल्ला अब अपने बारे में भी कर रहे हैं कि जो मुझसे माफ़ी मांगेगा उसको फिर फरिश्ता रहने दूंगा, जो नहीं मांगेगा उसको फिर शैतान बना देंगे। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सुहेल वड़ाइच साहब ने लिखा है। वैसे आजकल सुहेल वड़ाइच साहब भी बहुत अबा तबा लिखते हैं और कोई सोच नहीं रहे, अंधे हो गए बिल्कुल अपने मफादात के अंदर, और उनको कोई सोच नहीं आ रही कि वो क्या लिख रहे हैं। कभी बुशरा बीबी पे हमलावर हो जाते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। तो खैर वो एक अलग बहस है। आज फील्ड मार्शल साहब ने दूसरी चाल खेली है और बड़ी ही मोहलक चाल खेली है। सदर बनने की तरफ उनका ये दूसरा कदम है। पहला कदम तो आपको, या पता नहीं कितनवां कदम है, ये तो हम नहीं बता सकते एग्जैक्टली, लेकिन ये बात तय है कि दूसरी बड़ी चाल उन्होंने खेली है। और ये चाल ऐसी है कि जिस पर सिर्फ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ ही नहीं रोएंगे, बल्कि आसिफ अली जरदारी की चीखें भी निकलेंगी। अब वो सीधा सीधा हमलावर हुए हैं 18वीं तरमीम पर। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और इसके लिए उन्होंने वही किया है जो तकरीबन तमाम आर्मी चीफ करते होते हैं। जब किसी भी आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ लगाना हो, या जो गवर्नमेंट बैठी हो उसको चलता करना हो, या इख्तियारात के ऊपर मजीद कब्जा करना हो, तो वो गवर्नेंस का, महंगाई का, करप्शन का ये वाला मंजन बेचते हैं। ये पिछले 78 साल में बार बार होता रहा है। कभी कभार बीच में तड़का लगा देते हैं कि सियासतदान रॉ के एजेंट हैं, ये मुहिब वतन नहीं है। फिर कभी कभी उनका जो किरदार है, कभी व्यागरा की गोलियां निकाल लेते हैं, कभी कोई गंदी वीडियो निकाल देते हैं, कभी कुछ और कह देते हैं। फिर और तड़का लगाना हो तो साथ उनके मजहबी जो ख्यालात हैं, इद्दत में निकाह का केस बना दिया, भुट्टो साहब के खतने चेक करते फिर रहे थे। तो फिर ज़रा अगर तड़का लगाना हो तो ज़रा मजहब की साइड पर भी हम निकल जाते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब ने तो खैर अपने कॉलम के अंदर खासा मजहब का तड़का लगाया। शैतान, फरिश्ते, मैंने आपको बता दिया, कुरान के हवाले भी दिए गए। तो इस दफ़ा तो मजहब का तड़का और भी शदीद लग रहा है। लेकिन ये जो तड़का लगाया उन्होंने, जिसमें जरदारी साहब की नींद तो ज़रूर ख़राब होगी, इसमें उन्होंने सबसे पहले मैदान में उतारा है एक मारूफ बिजनेसमैन एसएम तनवीर को। एसएम तनवीर ना सिर्फ मारूफ बिजनेसमैन है, बल्कि वो चौधरी साहब की कुर्बत के भी मारूफ हैं। वो किस लिए मारूफ हैं? क्योंकि वो एक निगरान वफाकी वजीर रह चुके हैं। पाकिस्तान में जो निगरान काबीना होती है वो 99 नहीं बल्कि 100% चौधरी साहब के लोग होते हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नाम दे भी तो वो भी उस शख्स की तैनाती तब तक नहीं करवा सकते जब तक वो चौधरी साहब के मंजूर नज़र ना हो। तो एसएम तनवीर साहब जो हैं, ये मारूफ बिजनेसमैन होने के साथ साथ चौधरी साहब के भी नुमाइंदे हैं सिस्टम के अंदर। चौधरी साहब ने हाल ही में उन्हें मुआवन वफाकी वजीर भी बनाकर रखा था। अब वो लॉन्च हुए हैं और भरपूर लॉन्च हुए हैं। उन्होंने एक तो भरमार और भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोकी है, जिसमें उन्होंने वही मंजन बेचा है कि पाकिस्तान लुट गया, मर गया, गवर्नेंस के इशू हैं, करप्शन है, जो ऊपर से पैसा है वो नीचे तक नहीं पहुंचता, लोकल गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही, सूबाई गवर्नमेंट्स काम नहीं कर रही, और इस वजह से अब हमें ये जो मौजूदा एनएफसी सिस्टम है, जो 18वीं तरमीम ने सबसे ज़्यादा मौजूदा एनएफसी सिस्टम को ही रीअरेंज किया था या रिकंस्ट्रक्ट किया था इस तरीके से कि सूबों को ज़्यादा पैसे मिलते थे, सूबों के पास ज़्यादा इख्तियार होता था। और जाहिर है जरदारी साहब भी यही चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फेडरल गवर्नमेंट तो उन्हें पता नहीं कब मिलनी या नहीं मिलनी, सिंध की गवर्नमेंट उन्हें अक्सर मिलती है, तो वहाँ के पूरे पैसे वो अपने पास रखना चाहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वहाँ से वो पूरा पैसा खाना चाहते हैं। इसी तरह शरीफों के भी इंटरेस्ट की बात है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फेडरल गवर्नमेंट उन्हें मिले ना मिले, इमरान खान से पहले तो वो यही सोचते थे कि पंजाब गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो इसलिए उन्होंने भी 18वीं तरमीम बनवाई थी कि पंजाब का पैसा तो हमारे पास रहेगा। अब सबसे पहला हमला जो है, मतलब अपने सदर बनने की तरफ जो उन्हें इंपेडिमेंट्स हैं सामने, उसमें एक तो जाहिर है कोई ना कोई आईनी तरमीम करवानी पड़ेगी। आईनी तरमीम के लिए 27वीं आईनी तरमीम करनी होगी। अब अगर 27वीं आईनी तरमीम करनी है तो फील्ड मार्शल साहब बुरे लगेंगे ना ये कहते हुए कि मुझे सदर बनाएं, मेरे मामलात को थोड़ा चेंज करें आइन में तरमीम करके। तो इसलिए वो और मंजन मार्केट में फेंकेंगे, कोई और बड़ा मुद्दा मार्केट के अंदर फेंकेंगे, और फिर उसकी बेस के ऊपर आइन में तरमीम आएगी। और जब उसकी बेस पर आइन में तरमीम होगी तो बीच में फील्ड मार्शल साहब का काम भी हो जाएगा, बीच में उनसे रिलेटेड भी तरमीम हो जाएगी। तो अब एसएम तनवीर साहब ने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद वो शाम में भरपूर किस्म की उन्होंने टेलीविजन के ऊपर भी अपीयरेंस दी, और वेट नहीं किया गया, वीकेंड पर यह काम कर दिया गया। जब आप कभी भी देखें कि कोई बिजनेसमैन या कोई सियासतदान इस तरीके से अनहोना सा काम करे और बगैर वक्त के काम करे, मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस आ जाए, वो उस चीज़ का कोई वक्त ना हो, कोई मंतक ना हो। मतलब या तो बजट आ रहा होता ना, आजकल ये मई का महीना होता तो एनएफसी के ऊपर बातचीत होती, बजट नया आ रहा है उससे पहले, या कोई और ऐसा मामला होता सूबों का फंसा हुआ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। अचानक वारद हो अगर कोई
اور وہ پہلے پریس کانفرنس کرے اور پھر دڑا دڑ ٹی وی چینلز بھی اس کو لینا شروع کر دیں, تو سمجھ لیں یا اس کے پیچھے ISI ہے یا ISPR ہے, مطلب کہ اس کے پیچھے چودھری نظام الدین صاحب ہیں بھرپور طریقے سے. SM تنویر صاحب نے آج ٹیلی ویژن پر کہا کہ یہ گورننس کا ایشو ہے, پاکستان غریب سے غریب تر ہو رہا ہے, پاکستان چل نہیں رہا, صوبوں کے پاس جو پیسہ ہے وہ نیچے نہیں پہنچ رہا, لوکل گورنمنٹس فنکشن نہیں کر رہی. اور یہی نہیں رکے, انہوں نے ایک اور بھی ایسا شوشہ چھوڑا ہے, 18ویں ترمیم کا تو چھوڑا ہی چھوڑا ہے, ساتھ انہوں نے کہا نئے صوبے بھی بننے چاہیے. آ گیا نا سوال. اب نئے صوبوں کے اوپر تو آپ کو پتا ہے کراچی والے بھی چاہیں گے نیا صوبہ بن جائے, سرائے کی جو بیلٹ ہے وہ بھی چاہتا ہے نیا صوبہ بنے, ہزارہ بھی چاہتا ہے. تو سوچیں اگر فیلڈ مارشل صاحب یہ نئے صوبے والا نعرہ لگا دیں تو کتنی ساری پارٹیاں تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جائیں گی. پارٹیوں کا مطلب ہے ریجنز, ان وہاں کے لوگ وہ تو نجات دہندہ ان کو سمجھ لیں گے. تو ایک طرف فیلڈ مارشل اب حملہ کریں گے 18ویں ترمیم پر, دوسری طرف نئے صوبے بنانے کا شوشہ چھوڑیں گے. اور اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز, میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, یہ ڈر گئے اس بات سے 18ویں ترمیم سے بھی اور اس کو ختم کرنے NFC ایوارڈ وغیرہ پر, اور نئے صوبوں سے بھی یہ ڈر گئے کہ یہ تو ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا, تو پھر فیلڈ مارشل کیا کریں گے کہ وہ نئے صوبوں کا منجن تو بیچیں گے, لوگوں کو کھڑا کریں گے, اپنے ساتھ انہیں کھڑا کریں گے, اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے, لیکن آخر پر سودے بازی کر کے صوبوں کے کام کو بھی فی الحال ڈراپ کر دیں گے, 18ویں ترمیم کو بھی ڈراپ کر دیں گے, اور اپنے تائیں جو انہوں نے 27ویں ترمیم کے اندر اپنے آپ کو ہیڈ آف اسٹیٹ بنانا ہوگا اس کا سودا کر لیں گے. تو ضروری نہیں کہ وہ صوبے بنانے میں, یہی تو مسئلہ ہے ہمارا. ہم اگر کوئی کام بھی گورننس کو اگر ہم ایمانداری سے بہتر کرنا چاہیں تو گلا کس چیز کا, اگر ہم کرپشن کے خلاف ایمانداری سے ہوں تو گلا کس چیز کا, اگر ہم نئے صوبے بنانے کے لیے واقعی فکری طور پر منطقی طور پر ایمانداری سے بنانا چاہتے ہوں تو گلا کس چیز کا. ہمارے جتنے بھی آرمی چیف ہیں, مسئلہ یہ کہ وہ یہ کرپشن, گورننس, ملک کی سلامتی, یہ اس طرح کے NFC ایوارڈز, نئے صوبے, یہ جو فالٹ لائنز ہیں, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بعد میں NRO لے لیتے ہیں اور دے دیتے ہیں. اگر یہ واقعی ایمانداری سے یہ کام کریں تو کسی کو گلا کیا, آج ہماری یہ حالت تھوڑی ہوتی. تو اب فیلڈ مارشل, جیسے کہ میں نے کہا آپ کو کہ ایک ماحول انہوں نے SM تنویر صاحب سے بنوا دیا ہے. SM تنویر صاحب نے ایک طرف تو ٹیلی ویژن پر یہ کہا کہ میں تو بزنس مین ہوں, مجھے تو میں کوئی نہیں ہوتا کہ یہ کہوں کہ نئے صوبے بنائیں, میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلی کو بیٹھ کے نئے صوبے بنانے چاہیے. پھر اگلے سانس میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو مشورہ دے سکتا ہوں. پھر اگلے سانس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں, نئے صوبے بنائیں اور اس طریقے سے بنائیں, بلکہ اس میں جسٹیفیکیشنز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو 4 صوبے تھے اور 33 ملین پاپولیشن تھی. 33 ملین کا مطلب ہے کوئی 3 کروڑ 30 لاکھ. یہ بنگلہ دیش والے حصے کی, مشرقی پاکستان کی پاپولیشن نہیں وہ بتا رہے, مغربی پاکستان جو آج پاکستان ہے اس کی پاپولیشن بتا رہے ہیں کہ 3 کروڑ 30 لاکھ تھی اور آج 250 ملین ہے, مین 25 کروڑ ہے. تو وہ کہتے ہیں تب بھی 4 صوبے تھے, آج بھی تو صوبے فوری بننے چاہیے. اس منطق پر تو خدا نخواستہ کہیں SM تنویر صاحب نے اور ملک بنانے کی بات نہیں کر دی کہ 33 ملین کا ایک ملک تھا تو اب اور ملک بنا دیں کیونکہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے. یہ تو کوئی منطق نہیں ہے کہ آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو صوبے بنا دیں. ہاں, اگر واقعی آپ فکری طور پر سمجھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹولی آپ نے چھوٹے یونٹ بنانے ہیں تو شوق سے بنائیں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نہ یہ یونٹ بنانا چاہتے ہیں, نہ ان میں کوئی انٹرسٹ ہے. یہ صرف اپنے آپ کو اب ہیڈ آف اسٹیٹ بنانے کے لیے بازو مروڑیں گے. ایک طرف 18ویں ترمیم ختم کرنے کا, NFC جہاں سے مال پانی زرداری کھاتے ہیں, شریف خاندان کھاتا ہے, اور وہاں ان کی پلیٹ میں ہاتھ ماریں گے. دوسری طرف صوبے بنانے کا شوشہ چھوڑ کے عوام کو اپنے ساتھ کریں گے ان ریجنز کی, اور ایک ایسا حلہ بولیں گے کہ ان دونوں پارٹیز کے پاس سوائے گھٹنے ٹیکنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. تو یہ دوسری بڑی اور مہلک چال چلی ہے فیلڈ مارشل نے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں وہ تیسری چال کون سی چلتے ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب آتے ہیں ذرا آگے کوئکلی. الطاف حسین صاحب نے ایک نیا ہی کھڑا کر دیا ہے. انہوں نے جنرلز پر بھی حملہ کر دیا ہے. انہوں نے جنرلز اور امریکہ کا جو ایک الائنس ہے اس کے اوپر بھی بات کر دی ہے. انہوں نے انگریز بہادر اور جنرلز کا جو الائنس ہے اس پر بھی بات کر دی ہے. پاکستان کی پوری تاریخ پر بھی بات کر دی, 2 قومی نظریے پر بھی بات کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ 1947 میں بھارت آزاد ہوا مگر پاکستانی کو غلامی کے نئے نظام میں ڈال دیا گیا. انگریزوں نے پاکستان ایک گیرزن مین فوجی ریاست بنا دی اور عالمی طاقتوں کے مفادات پورے کرے گی. مطلب ایسی ریاست بنا دی جس کا مقصد صرف فوجی ریاست تھی اور جس نے دوسرے ملکوں کے مفادات کی پروٹیکشن کرنی تھی. قیام پاکستان کی تحریک بیشتر علاقوں میں مقبول نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نہ پنجاب والے پاکستان بنوانا چاہتے تھے, نہ سندھ والے, نہ بلوچستان والے, نہ خیبر پختونخوا والے. انہوں نے ایک چیز کی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ پنجاب والوں نے تو 1937 میں جب الیکشن ہوا تو پنجاب والوں نے تو باقاعدہ صرف 2 سیٹیں مسلم لیگ کو دی تھی, جو پاکستان بنانا چاہتی تھی مسلم لیگ. 1937 کے الیکشنز میں صرف 2 سیٹیں دی تھی اور باقی 92 سیٹیں شاید جو ہیں وہ جو پاکستان بنانے کے مخالف پارٹی تھی اس کو دی. تو پنجاب کبھی نہیں چاہتا تھا. سندھ کی بھی انہوں نے اگزامپل دی, KP کی بھی اگزامپل دی. باچا خان صاحب کا نام لے کر انہوں نے اگزامپل دی کہ وہ بھی پاکستان نہیں بنوانا چاہتے تھے, اس کے خلاف تھے. اور بلوچستان کا تو انہوں نے کہا کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1948 تک بلوچستان کا 1 انچ بھی پاکستان کا حصہ نہیں تھا. پھر منورنگ کر کے پاکستان نے بلوچستان کو اس کا حصہ بنایا اور آج تک بلوچ اس سے آزادی لینا چاہتے ہیں پاکستان سے. یہ الطاف حسین کہہ رہے ہیں.
وہ कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाना चाहते थे बंगाल के मुसलमान, उन्होंने खून दिया था, उन्होंने एफर्ट की थी और उन्हीं को बाद में हमने फारिग कर दिया। वो पाकिस्तान बनवाना चाहते थे, बाकी कोई पाकिस्तान नहीं बनवाना चाहता था। उन्होंने कहा मुसलमानों को अलग वतन का ख्वाब दिखाया गया, मगर पाकिस्तान हिंदुस्तान के 10 करोड़ मुसलमानों का घर ना बन सका। उस वक्त 10 करोड़ आबादी थी मुसलमानों की हिंदुस्तान के, ये वो कहना चाह रहे हैं। 1953 में सरहदें बंद करके हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को कहा गया कि अब आप भारत में ही रहेंगे, आपको यहां पर एंट्री नहीं देंगे, नेशनैलिटी नहीं देंगे। पाकिस्तान बनने के 6 साल के बाद ही इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को कह दिया गया कि अब आपका ये घर नहीं है, जो मुल्क मुसलमानों के नाम पर बना था, मुसलमानों को ही उसमें आने से मना कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि यूं जो दो कौमी नजरिए की एक बातचीत थी, उसको खत्म कर दिया गया। दो कौमी नजरिए का जो कॉन्सेप्ट था, वो एक फ्रेब था, ये अल्ताफ हुसैन का कहना है, और उसे खत्म कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि हुक्मरान अशराफिया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आज आज़ादी मना रहे हैं, मगर अवाम की बड़ी अक्सरियत ने आज़ादी नहीं मनाई और उन्होंने इसे खोखला समझा। फिर उन्होंने कहा कि सरकारी जो इश्तिहारात और पोस्टर्स थे, उसमें से कायदे आज़म लियाकत अली खान और इकबाल की जगह जनरल्स जरदारी और शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाई गई और उन्होंने कहा यह पाकिस्तान के एहसास के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। फिर उन्होंने कहा कि रूस ने पाकिस्तान को पहले दावत दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को दावत नहीं दी थी पाकिस्तान बनने के बाद, बल्कि उन्होंने इंडिया को दावत दी थी दौरे के लिए। रूस ने पाकिस्तान को 1950 में दावत दी कि लियाकत अली खान दौरा करें, और जैसे ही अमेरिका को पता चला कि रूस ने दावत दी है तो अमेरिका ने भी दावत दे दी और लियाकत अली खान पर बहुत प्रेशर आया। जाहिर है वो इशारा कर रहे हैं फौज की तरफ से, और उन्होंने प्रेशर में अमेरिका का दौरा किया। फिर वो कहते हैं अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन ने पाकिस्तानी फौज को कोरिया भेजने का कहा, उनसे कहा कि पाकिस्तान की फौज का कोई दस्ता कोरिया भेज दें। लियाकत अली खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा और नतीजा 1951 में रावलपिंडी में लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया। उनका कातिल आज तक नहीं पकड़ा गया। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान से भी ड्रोन हमलों के लिए एयरपोर्ट्स मांगने की बात हुई, तो इमरान खान ने भी एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। नतीजा उन पर कातलाना हमला हुआ जिससे वो बाल बाल बच गए। फिर झूठे मुकदमात और 2 साल से उन्हें जेल की कैद में रखा हुआ है बगैर किसी कसूर के, सबको पता है। और वो इशारा कर रहे हैं इनका असल जुर्म बैरूनी ताकतों की डिक्टेशन ना मानना और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जदोजहद करना। उन्होंने पैगाम दिया है कि पाकिस्तान आज भी ताकतवर ममालिक के मफादात का गुलाम है। हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तानी अवाम को लियाकत अली खान और इमरान खान की तरह डटकर खड़ा होना होगा, एब्सोल्युटली नॉट भी कहना होगा और अपने राइट पर झुकने से इनकार करना होगा। ये अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बहुत ही भारी भरकम तकरीर की है और उसका जो ट्रांसक्रिप्ट कह लें उसको ट्वीट भी किया है। एक किस्म का सीधा सीधा उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स को एक्यूज किया है 2 कौमी नजरिया तोड़ने का, पाकिस्तान को भी तोड़ने का। उसके साथ साथ उन्होंने एक्यूज किया है कि जो सब कुछ अमेरिका के साथ मिलकर यहां किया गया, और दबे लफ्जों में वो लियाकत अली खान साहब के कत्ल का शुबा भी इधर ही कर रहे हैं, इमरान खान के ऊपर कातलाना हमले की बात भी इधर ही कर रहे हैं, और एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका और जनरल्स का जो गठजोड़ है उसी में इमरान खान को जेल के अंदर ना हक बंद करने के ऊपर बात कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि डटना पड़ेगा अगर आपने अपने हकूक लेने हैं या अपनी इज्जत करवानी है। मैं ये कहूंगा कि बहुत ही भारी किस्म का उन्होंने ये पत्थर उठा के पानी में फेंका है। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर क्या सियासी डिस्कशन होती है या डिस्कशन का डिस्कोर्स किस तरफ चलता है। अगली खबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद कहते हैं एक मुहावरा है, 5 घी में, बल्कि इनका तो सर भी घी की कड़ाई में है। मतलब लबरेज हैं, इनकी तो मौजें लगी हैं। वो पंजाबी की एक कवाली है, लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। एक और मुहावरा भी है, रब ने दित्तियां गाजरां विच ही रंबा रख। वो जिस औजार से गाजरों को ज़मीन से खोद के निकालते हैं उसे पंजाबी में रंबा कहते हैं। तो वो कहते हैं कि रब ने दित्तियां गाजरां मीन अगर गाजरें हैं और फिर रंबा बाहर क्या निकालना, फिर निकालते रहो गाजरें रंबे से और खाते जाओ। तो जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद, आपको पता है अभी हाल ही में चेयरमैन वापडा भी बने थे। अब आप कहेंगे चेयरमैन वापडा पानी शानी है, बिजली बन रही है। गिल साहब, इसी में तो सारा मामला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खर्चा ही बिजली बनाने का है, और फिर इन्हें जो बिजली से रिलेटेड मुआहदे और तमाम वो जो कमेटियां बनी उसका भी सरबराह बनाया गया है। अब वो कोटद्दू पावर कंपनी के नए चेयरमैन भी तैनात हो गए। कोटद्दू पावर कंपनी भी आपको पता है कि अरबों रुपए का काम है, वहां भी उसके वो नए चेयरमैन हैं। तो बस फिर अब हमारे ये जो सजीले किस्म के जन साहब हैं ये होंगे, कोटद्दू पावर प्लांट होगा, और बस फिर लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणिया। आगे चलते हैं। सिर्फ हमारे कोई ऐसे थोड़ी है कि हमारे जो जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब अकेले ये सारा काम करते हैं, वो अपने साथ पूरी टीम लेकर चलते हैं, और उनकी टीम में उनकी लार्जर टीम जाहिर है फील्ड मार्शल साहब की है, उसमें हमारी बहन मरियम नवाज साहबा भी हैं। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इस टाइम थाईलैंड में हैं जब आपसे बात कर रहे हैं, और आज किसी भी वक्त वहाँ से निकल के जापान पहुँचेंगी। थाईलैंड में उन्होंने बड़े बड़े महंगे ब्रांड, मेरे तो मुंह टेढ़े हो जाएंगे अगर उन ब्रांड्स की मैं बात करूंगा, आप स्क्रीन पर ही देख लें। उन्होंने एक फ्लोरल प्रिंटेड हील्स पहनी हुई हैं जिनकी कीमत पाकिस्तानी 2,98,000 है आज के एक्सचेंज रेट के मुताबिक। वो उन्होंने जूता, ये सिर्फ एक, ये ऐसा नहीं कि वो एक ही जूता लेके गई हुई हैं,
एक मौके पर थाईलैंड में ये जूता पहना। थाईलैंड में वो 2 दिन रुकी हैं, तो उन्होंने 5 से 6 जूते वहां पहने होंगे। अगर वो वहां गई हैं जापान में और वहां 5-6 दिन रुकेंगी, तो कम से कम 10 से 12 जूते वो वहां पर चेंज करेंगी। तो एक जूता जो है ये पाकिस्तानी 2,98,390 रुपए का है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक बैग पकड़ा है, और इस बैग की वर्थ जो है वो तकरीबन 11,42,977 रुपए है। और अभी उनका जो ड्रेस है, उनकी जो ज्वेलरी है, उनकी जो वॉचेज हैं, उसका हिसाब किसी से नहीं लगा। तो चलती फिरती बाजी जो है वो 10-20 करोड़ रुपए की चल फिर रही होती हैं, और ये सब कुछ बदलता है। तो आप खुद ही सोचें कि अकेले आप ऐसे ही लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सईद साहब को गिले करते हैं, फील्ड मार्शल को गिले करते हैं, हाफिज को गिले करते हैं, मोहसिन नकवी को गिले करते हैं, और आपको ये याद नहीं आता कि यहाँ सारे ही मतलब ऐसी कल्ले नहीं खराब इतने सारे ने जनाब। तो खैर बाजी बहुत उम्दा रिप्रेजेंट कर रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के तावन से। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बहुत लंबा चौड़ा उनको जहाज मिला हुआ है। जाहिर है फील्ड मार्शल साहब उनके भाई हैं, तो एयरफोर्स बेचारी भी क्या करे, उनको भी ये बात माननी पड़नी है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपको दे दें वो खबर ये है कि अब जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने एक और फैसला कर मारा है। अब ये जो तमगे दिए गए हैं, इन तमगों के ऊपर जो बेइज्जती हुई है, जो मैं यही कहूँगा कि जो लोगों ने इनकी तबाही फेरी है, जितना इनके ऊपर मैं यही कह सकता हूँ तनकीद हुई है, अब तंग आकर इन्होंने कोशिश की है कि जो असल आर्टिस्ट है ना उनको कुछ को तमगे दें। मतलब ये जाली तमगे तो दिए हैं सारे नकली, और ऐसे लोगों को जो डिजर्व नहीं करते थे। अब फैसला किया है कि ऐसे लोगों को तमगे देते हैं जो डिजर्व करते हैं, ताकि ये जो धब्बा लगा है हमारे ऊपर ये थोड़ा कम हो जाए। ये मीटिंग हुई है, उसमें ये मशवरा किया गया, और उसके बाद जल्दी जल्दी नाम रिकमेंड किए गए कुछ वाकई मोतबर जो आर्टिस्ट हैं उनके, जैसे कि समीना पीरजादा साहबा, जैसा कि फजीला काजी साहबा, और इसी तरह से और बहुत सारे मोहतरम नाम हैं जो जिन्होंने वाकई अच्छा काम किया हुआ है पाकिस्तान में, जो वाकई तमगों के मुस्तहक हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि बड़े ही सस्ते किस्म के और लफाफों को भी इसमें शामिल कर दिया। मतलब ऐसे जर्नलिस्ट भी बेचारे जिनका अभी तक किसी को नाम भी नहीं पता, मतलब कोई लांस नायक है, कोई कुछ है, उनको भी तमगे दे दिए। मतलब वो उन बेचारों ने तमगा तो क्या, वो आपने सुना है ना, जो ज़रा बेचारे दरमियाने से प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पर वो सारे बच्चों को खुश करते हैं। वो बच्चा को नाराज़ होगा, घर बताएगा, वालदैन बच्चों को हटा लेंगे, उन्हें तो फ़ी चाहिए होती है। तो वो जब एनुअल कोई टूर्नामेंट होता है तो वो सभी को तमगे पहना देते हैं। ये पता है आपको, जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनसे पूछ लीजिए, उनको पता होगा कि सभी बच्चे घर में तमगा पहन के आते हैं। तो वो कोई रेस चेस नहीं जीता होता, ऐसे ही हर बच्चे को तमगा दे देते हैं। तो यहाँ भी क्योंकि नालायकों की हुकूमत है, तो फिर ये समझ रहे हैं कि सभी को तमगा दें। तो अब उस सिलसिले में कुछ तो इन्होंने अच्छे नाम चूज़ कर लिए हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि कुछ वाकई ऐसे लोग जिन्होंने वाकई बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है पाकिस्तान में, तमगों के वाकई मुस्तहक हैं उनको, लेकिन साथ फिर कुछ दर्जन भर के करीब जाली किस्म के जो टाउट हैं इनके उनको अब तमगे दे रहे हैं, ताकि कोई पीछे रह ना जाए जिसने इनकी खिदमत की हो, या दूसरे लफ्जों में ये कहें कि तमगा जो है उसकी ताजीम बाकी रह ना जाए। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं। वसअतुल्लाह खान साहब के शो में गुफ्तगू की है एक कॉलर ने लाहौर से। उन्होंने कहा कि सर्विसेज अस्पताल के एक बेड पर 2-2 मरीज हैं, लोग जानवरों की तरह पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं। डॉक्टर को हदायत दी गई है कि चाहे मरीज ठीक हो या नहीं, इसे 2 दिन बाद निकाल दिया जाए, क्योंकि और मरीज बहुत हैं। अब शुक्र है यहां पर कम से कम इस बंदे ने ये ईमानदारी की है कि डॉक्टर का साथ दिया है, कहीं डॉक्टर को गाली गलौज नहीं कर दी। क्योंकि मुझे समझ नहीं आती, जब लोग जाकर डॉक्टरों के पीछे डंडा उठा लेते, भाई उनका क्या कसूर है? उनको जो फैसिलिटी दी है, जो पीछे से जिस तरह की गवर्नेंस और मैनेजमेंट हो रही है, डॉक्टर तो आगे डिलीवर कर रहा है सिर्फ। उसका बेचारे का काम तो तशखीस और इलाज करना है, उसका काम बेड प्रोवाइड करना थोड़ी है, उसका काम रिसोर्सेज वहां पर पैदा करना थोड़ी है। तो बहरहाल अब लोग खुल के ये बातें कर रहे हैं। लेकिन चलें, सर्विसेज हॉस्पिटल में भले एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े तो क्या हो गया? अब आप कहेंगे मैं कितना बेहस हो गया हूं। नहीं, क्या हो गया? अगर एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े तो उससे क्या, मेरा मतलब भाईचारा ही बढ़ेगा ना, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। और देखें आप वैसे भी जब हॉस्पिटल में होते हैं, माजरत कई दफ़ा सटायर जो होता है वो बदतरीन हालात में भी इंसान को अपने ऊपर भी हंस लेना चाहिए। तो मैं यही कर सकता हूं इस टाइम। तो आप यही सोचें कि इनसे अगर बेशर्मों से पूछेंगे तो ये पता आपको क्या कहेंगे कि मरीज बोर होते हैं इसलिए हमने उन्हें एक बेड पर 2 को सुला दिया है। कोई कहेगा कि मरीजों को इसलिए सुलाया है कि एक दूसरे के कान में बातें करेंगे अच्छी अच्छी तो वो ठीक हो जाएंगे। कोई कहेगा इसलिए कि वो एक दूसरे की छुट्टियां वुटियां बना देंगी अगर 2 खवातीन होंगी। कोई कहेगा एक दूसरे की टांगे शांगे दबा देंगे। कोई इनमें से कहेगा नहीं बैठकर ताश खेलेंगे, इकट्ठे खाना खाएंगे, मरीज बोर नहीं होगा। तो ये तो हमने वसी तर कौमी मफाद में ये काम किया, एक बेड के ऊपर 2-2 मरीज हैं। या फिर कहेंगे कि देखें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब के पास भी तो 2-2 ओहदे हैं, 3-3 ओहदे हैं। तो अगर वो 2-2 ओहदे चला सकते हैं तो एक बेड पर 2 मरीज नहीं हो सकते? तो अल्लाह इनसे बचाए, ये कुछ भी कह सकते हैं। मुझे यहां से दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।